नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप सभी को प्रणाम। तो आज से दोस्तों हम कुछ टॉपिक्स है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्रीफ में अपना परिचय दे देता हूँ। ऐसा तो कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन छोटी मोटी क्वालिफिकेशन है अपने पास। देखिए, मेरा नाम है वो युवराज है। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी क्वालिफिकेशन है UGC नेट JRF का जो एग्ज़ाम होता है, एक साथ होता है एग्ज़ाम, ये 3 टाइम क्वालिफाइड हूँ मैं, ठीक है। और ग्रेजुएशन 2020 में ही हो गया था मेरा, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के साथ। तीसरा पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस के साथ, ठीक है। इसके अलावा 12th में मेरे पास PCM था, 91.4% मेरे अंक रहे थे। तो ये मेरी एक छोटी सी क्वालिफिकेशन है। मैंने इसलिए बताई, मैं ये नहीं बता रहा कि मेरे इतने ये सब कर रखा, मैंने कोई ख़ास ऐसी क्वालिफिकेशन है ही नहीं मेरे पास जो मैं आपको बताऊं कि मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन जो भी मेरे पास है मैंने आपको ये बता दिया है, छोटी मोटी क्वालिफिकेशन मेरे पास। तो इस हिसाब से मैंने सोचा अपने पास जो नॉलेज है वो किसी के काम आए, इसलिए शेयर करना चाहिए अपन को। अपन जो नॉलेज है उसको अपने पास रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर बांटेंगे तो वो बढ़ेगा। तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाने का विचार किया था। फ़िलहाल मैं आपको छोटी सी जानकारी और बता दूं, मैं फ़िलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर ये एग्ज़ाम दिया था मैंने, ठीक है। तो इसके मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन भी कर रहा था। इसी वजह से मैं क्या बोलते हैं ये बोर्ड लाया था, क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं, छोटा सा बोर्ड है। तो ये इसके प्रोफेसर के इंटरव्यू भी लगेंगे, मेरे पॉलिटिकल साइंस है, तो इस वजह से ये भी लाया था मैं। तो एक भी ये भी कारण है। और RS UPSC की देखा जाए तो UPSC की मैंने कोचिंग पूरा फाउंडेशन कोर्स कर रखा है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं तैयारी बाद में पूरा कोर्स करने के बाद मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया। RS की भी की थी लेकिन वो नहीं हो पाई मेरे। ऐसी परिस्थिति थी कि मैं ना तो RS की, लेकिन UPSC की मैंने पूरी कोचिंग कर रखी है, फाउंडेशन का पूरा कोर्स कर रखा है। जयपुर से पहले चलती थी चाणक्य कोचिंग नाम से, बहुत पहले, लगभग 4-5 साल पहले मैं फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोग शुरू करेंगे वो टॉपिक शुरू करेंगे, वो आपको राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की पॉलिटी दोनों विषयों में आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपके ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, मैं पंखा बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो इतिहास और पॉलिटी दोनों में वो आता है। तो उसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। तो हम एकीकरण में क्या क्या, एक रूपरेखा मैं बता देता हूँ किस तरह हम चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको आज की तारीख लिख देता हूँ। कितनी तारीख आज है 4/10/2024। राजस्थान का एकीकरण है। तो ये हम टॉपिक करने वाले, ये हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर एकीकरण से पूर्व राजस्थान की क्या स्थिति थी, कितनी रियासतें थी, ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं। एकीकरण से पूर्व की स्थिति क्या थी, फिर एकीकरण के चरण, एकीकरण यही मूल टॉपिक हमारा, के चरण वह लगने वाला समय, कुल कितना समय लगा एकीकरण में, ये हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तीसरा टॉपिक देखेंगे एकीकरण के बाद क्या स्थिति रही, कितने ज़िले कंप्लीट हो गए एकीकरण के बाद की स्थिति क्या थी, वो हम देखेंगे। और इसके बाद में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, डायरेक्ट फैक्ट है, वो आपसे पूछे जाते हैं, तो वो फैक्ट हम कुछ देखेंगे। इम्पोर्टेंट
फैक्ट्स वो सीधे पूछे जाते हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे बड़ा टॉपिक यही है और ये हमारा मूल टॉपिक है, ठीक है। इसमें भी कुछ देखेंगे हम। और पहला टॉपिक छोटा सा का मैं बता देता हूँ, पूर्व की स्थिति क्या थी। एकीकरण से पूर्व पूरे देश में हमारे 562 रियासतें थी देश के अंदर तो, लेकिन हमको बात करनी है हमारे राजस्थान की, ठीक है। तो राजस्थान में 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने थे, ठीक है। और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी था, एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जो पूरे भारत में 4 थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर जनरल का एजेंट बैठता था। तो ये राजस्थान का एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, तो ये हम लोग पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, राजस्थान के एकीकरण के चरण और उसमें लगने वाला समय। यही है पूरा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। 7 चरण हम पूरे डिटेल से देखने वाले। हर चरण में कुछ टॉपिक है वो सेम है, वो हमको ध्यान रखने हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। सबसे प्रथम चरण है राजस्थान के एकीकरण का, प्रथम चरण का नाम लिखना है सबसे पहले हमको, मत्स्य संघ। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है, मत्स्य प्रदेश का मत्स्य संघ बनाया गया, ठीक है। सबसे पहले उसका चरण का क्या नाम था, कौन सा संघ बना और उसका उद्घाटन कब हुआ, 17 मार्च। आपको बहुत जगह 18 मार्च मिलेगा, लेकिन राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पे मैंने देखा है 17 मार्च। ऑप्शन में अगर दोनों तो आएंगे नहीं, एक आएगा, तो अगर दोनों भी आ जाते तो इसको वरीयता देनी है, और 17 और 18 ये दोनों रहता है, लेकिन 17 सही है ज़्यादा, क्योंकि राजस्थान बोर्ड के राजस्थान सरकार ने भी यही डाटा माना हुआ है, ठीक है। तो ये अब इसके बाद में हमको देखना है कि इसमें कितने रियासतें, कितने ठिकाने इसके अंदर मिलाए गए मत्स्य चरण के अंदर। इसकी राजधानी क्या रखी गई, इसका राज प्रमुख कौन था, उपराज प्रमुख कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, उप प्रधानमंत्री कौन था, उद्घाटनकर्ता कौन था। ये 5-6 पॉइंट ये हर चरण में हमको ध्यान रखनी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या मिलाया गया था, 4 रियासतें, 4 रियासत प्लस 1 ठिकाना, ये पहले चरण में ये मिलाए गए। तो ठिकाना का नाम तो मैं बता देता हूँ आपको, नीमराणा था, ठीक है। ये अलवर के अंतर्गत आपको मिलेगा। और 4 रियासतें कौन सी थी मैं आपको बता देता हूँ। एक आप ट्रिक बता देता हूँ, ABCD, ये ट्रिक है। A + B + C + D। ए से तो आपके बन जाएगा अलवर, बी से बन जाएगा भरतपुर, ठीक है ना। सी से बन जाएगा करौली, और डी से बन जाएगा आपके धौलपुर। ये 4 रियासतें और एक जो ठिकाना है नीमराणा, वो मिलाकर हमारा मत्स्य संघ है वो बनकर कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद में जो 4-5 चीज़ें हैं वो देखने हमको सबसे पहले ध्यान रखना है। राजधानी क्या रखी गई इसकी राजधानी कहाँ पे रखी गई, इसकी राजधानी रखी गई दोस्तों अलवर, ठीक है। इसके बाद में देखना हमको कि इसका राज प्रमुख कौन था, राज प्रमुख कौन बनाए गए। तो राज प्रमुख बनाए गए थे धौलपुर के महाराजा थे उदयभान सिंह, ये धौलपुर के राजा थे। पंखा बंद कर दिया मैंने क्योंकि आवाज़ सी नहीं आ रही थी, तो गर्मी लगने लग गई। उदयभान सिंह जी। इसके बाद में और हमको तीसरा पॉइंट देखना है, उपराज प्रमुख भी कोई बनाया गया था उपराज प्रमुख, तो वो भी हमको ध्यान होना चाहिए। तो उपराज प्रमुख बनाए गए थे करौली के गणेश पाल
सिंह, ये करौली के थे भाई साहब। ठीक है, करौली में चारों में से अलवर में राजधानी बना दी गई, धौलपुर के राजप्रमुख बना दिए गए, करौली के उपराजप्रमुख बना दिए गए। अब इसमें बनाया गया था एक पीएम, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वही पद पीएम के तुल्य उस टाइम माना जा रहा था, क्योंकि राजाओं के टाइम मुख्यमंत्री कोई पद नहीं था, प्रधानमंत्री बनते थे। तो उस वजह से ये पीएम आया यहाँ पे, लेकिन उसका पद मुख्यमंत्री का आप मान सकते हो। पीएम मंत्रिमंडल बनता था, तो पीएम बनाए गए थे यहाँ पर, क्या नाम था उसका, शोभाराम कुमावत जी, शोभाराम कुमावत जी, शोभाराम कुमावत है। तो ये शोभाराम कुमावत है, ये प्रधानमंत्री बनाए गए। इस चरण में 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, उप पीएम। तो ये बनाए गए थे गोपीलाल जी यादव, गोपीलाल जी यादव प्लस जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो ये 2 हमारे इस चरण में उप प्रधानमंत्री बनाए। एक और पॉइंट है, एक और याद रखना है, 1 2 3 4 5, एक और पॉइंट ये हमको याद रखना है, उद्घाटनकर्ता कौन था, क्योंकि हर चरण में कोई ना कोई उद्घाटन होगा, लगभग 5 चरण तक तो उद्घाटन होगा। तो इसमें थे उद्घाटनकर्ता हमारे तत्कालीन ऊर्जा मंत्री थे शायद, उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल, NV लगातार 2 चरणों में यही उद्घाटन करेंगे, गॉडगिल। और इन्होंने उद्घाटन कहाँ पर किया था, लोहागढ़। कहाँ पर है ये, भरतपुर, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, लोहागढ़ भरतपुर के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया गया था। NV गॉडगिल, इसका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गॉडगिल। तो पहला चरण आप ये देख सकते हो, इसमें मेरे हिसाब से तो कुछ छूटा नहीं है, लगभग पहले चरण में ये आपका कंप्लीट है लगभग, इसके बाहर कुछ जाना नहीं चाहिए। तो पहला चरण आपका ये है। 17 मार्च को 4 रियासतें, 1 ठिकाना, अलवर भरतपुर, ABCD से आप याद कर सकते हो। राजधानी अलवर रखी गई। ठीक है, राज्य प्रमुख धौलपुर के उदयभान सिंह, उपराज्य प्रमुख गणेशपाल सिंह, पीएम शोभाराम कुमावत जी, उप पीएम गोपीलाल यादव जी, जुगल किशोर चतुर्वेदी और उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल। ये महत्वपूर्ण जानकारी प्रथम चरण की। ठीक है, अब हम दूसरा चरण देखेंगे, तो इसको अब मिटा देता हूँ मैं। ये मिटा। दूसरा चरण है, उसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान। ठीक है ना, तो दूसरा चरण है हमारा पूर्व राजस्थान है, तो उसको करेंगे अब। फिर तीसरा चरण, फिर चौथा चरण, इस तरह 7 चरणों में हमारा राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होगा। ये लो, लेकिन मैं थोड़ा सा वीडियो को देख लेता हूँ, क्योंकि ये बंद हो जाता है बीच बीच में, तो इसके लिए आप धैर्य बनाए रखें। हाँ, अभी चल रहा है ये। तो अभी दूसरा चरण हम लोग देखने वाले हैं, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, ठीक है। चरण का नाम लिखना सबसे पहले, मैंने आपको बता दिया, पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, और इसकी डेट क्या थी, पहला 17 मार्च, दूसरा 25 मार्च, उसी साल उसी महीने 25 मार्च 1948। 17 मार्च 1948 को पहला चरण था, दूसरा 25 मार्च। फिर इसके अंतर्गत क्या मिलाया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा चरण बड़ा है, इसमें मिलाई गई 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना। इसके अंतर्गत ये मिलाए गए 9 रियासत और 1 ठिकाना। वो मैं आपको याद करवाऊँगा, एक तरीका है, उससे हिसाब से मैं आपको याद करवाऊँगा। और 1 ठिकाना मिलाया गया। ठिकाने का नाम क्या है वो मैं आपको बता दूँ, कुशलगढ़। कुशलगढ़ जो कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में। ये 1 ठिकाना था और 9 रियासतें। 9 रियासतें कौन कौन सी मैं आपको पूरी बता दे रहा हूँ। 3 तो जो हाड़ौती क्षेत्र है उसकी है, ठीक है। 3 रियासतें हाड़ौती की, 3 रियासतें बांगड़ क्षेत्र की और 3 रियासतें मध्य राजस्थान की। 3 रियासतें लगातार बताऊंगा आपको। देख, हाड़ौती क्षेत्र में कौन आता है, कोटा आता है ना, दूसरा नंबर पे।
बूंदी रियासत हाड़ौती में आती है। तीसरी रियासत झालावाड़ रियासत भी हाड़ौती में आती है। ठीक है, वीडियो बंद हो गया, मुझे देखना पड़ेगा क्या हो गया इसको भाई। ये देखो भद्दा पड़ गया ना ये, क्योंकि ये चार्जिंग कम हो चुका है इसका, तो वो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक बंद होगी। लेकिन अभी वीडियो चल रहा है तो शुरू करते हैं, इसको चलने देते हैं। ये परेशानी करती है यार, मोबाइल भी पुराना ही है अपने पास। ठीक है, मेरी परछाई से ही थोड़ा ये छाया पड़ जाती है तो ये दिखता नहीं। तीसरी झालावाड़ हो गई, ये तो हमारी हो गई कहाँ की, हाड़ौती क्षेत्र की। और 3 है वो बागड़ क्षेत्र की। मैं लगातार याद करूँगा, इस तरह आपको याद हो जाएगी। ये हाड़ौती क्षेत्र की। और 4, 5 और 6 ये बागड़ क्षेत्र में क्या क्या आता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 बागड़ क्षेत्र की हो गई। ठीक है, 3 है मध्य राजस्थान की, आप मान सकते हो उनको। 7, 8, 9। देखिए सबसे पहले किशनगढ़ जो बीच में पड़ता है लगभग, किशनगढ़ आप मान सकते हो, है ना, कि ये हमारा किशन ऐसे आएगा, ये किशनगढ़। इसके नीचे अजमेर में के अंतर्गत आता है वो शाहपुरा, ये इसके जस्ट नीचे आएगा शाहपुरा। ठीक है ना, ये भी आपके इसमें मध्य राजस्थान में मान सकते हो आप। और एक टोंक, टोंक ये हमारी कुल 9 रियासतें और एक ठिकाना ये दूसरे चरण में मिलाए गए थे। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें वो आएंगे नहीं, तो इसको पहले मिटा देता हूँ मैं। अब इसमें हम देखेंगे इसकी राजधानी कहाँ थी, इसके राज प्रमुख कौन थे, इसके उपराज प्रमुख कौन थे, इसके प्रधानमंत्री कौन थे, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गया कंप्लीट। हाँ, दूसरे चरण में हमारी राजधानी रखी गई वो कोटा, कोटा को राजधानी बनाया गया। ठीक है, इस टाइम राज प्रमुख बनाया गया था, राज प्रमुख वो बनाया गया था, कोटा के राजा थे भीम सिंह जी को। है ना, भीम सिंह जी कोटा के थे। उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था, उपराज प्रमुख, तो उपराज प्रमुख यहाँ पर बनाया गया था लक्ष्मण सिंह को। ये डूंगरपुर के थे, सांसद विधायक भी रहे थे, विधायक भी राजस्थान में रहे थे, लक्ष्मण सिंह। ठीक है, इसके साथ एक और बनाए गए थे, लेकिन यही नाम महत्वपूर्ण है। बूंदी के थे वो राजा, उनको बनाया गया था, लेकिन यही नाम महत्वपूर्ण है, यही आता है। ठीक है, लक्ष्मण सिंह हो गए उपराज प्रमुख। और तीसरा प्रधानमंत्री देख लेते, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, इसमें गोकुल लाल असावा को पीएम बनाया गया, गोकुल लाल असावा को पीएम बनाया गया। और कौन सा पद रह गया, दूसरा उद्घाटनकर्ता, 4 हो गए ना। हाँ, उद्घाटनकर्ता देख लेते हैं, उद्घाटनकर्ता 2 लगातार 2 चरणों में एनवी गौडगिल ने ही उद्घाटन किया था, गौडगिल इन्होंने ही उद्घाटन किया था। तो राजधानी, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री 4 और 5, इसमें ये हमारा दूसरा चरण है वो कंप्लीट है लगभग। ठीक है, लगभग क्या कंप्लीट, इससे बाहर कुछ जाना नहीं चाहिए। 9 रियासतें एक ठिकाना, ये दूसरा चरण है। एक बार वीडियो देख लेता हूँ, क्योंकि बंद हो जाएगा तो मैं बोलता रह जाऊँ, मुझे पता भी नहीं चलेगा। अभी चल रहा है वीडियो, क्योंकि ये बंद हो जाए कब मुझे ये भी पता नहीं चलता, ये मोबाइल ऐसा ही है। तो दूसरा चरण हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा चरण देखेंगे। तीसरा चरण में क्या हुआ,
तो तीसरा चरण में विलय होने वाला उदयपुर का, ठीक है। और उदयपुर के जो महाराजा थे, महाराणा थे, उनको राज्य किया था बूंदी के राजा ने, ठीक है। बूंदी के राजा ने राज्य किया था, तो उनको इसलिए उनको भी उपराज प्रमुख बनाया गया था दूसरे चरण में। लेकिन उसका नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर वो लक्ष्मण सिंह का नाम आता है, ठीक है। तृतीय चरण, तृतीय चरण आप देखना बूंदी के राजा कौन थे, उसको कमेंट करके बताना, मेरा दिमाग से स्लिप हो रहा है। तृतीय चरण हमारा, इसका नाम था संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान इसका नाम दिया गया। इसकी तारीख है वो 18 अप्रैल 1948, मार्च के महीने में तो हो गए, ये 18 अप्रैल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कितने क्या मिले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरे चरण में हमारा जो पूर्व राजस्थान बना था, पूर्व राजस्थान संघ बना था, उसके अंतर्गत उदयपुर को मिला दिया गया। इसमें सिर्फ एक रियासतें मिली, ठीक है। तो पूर्व राजस्थान में 9 रियासत प्लस एक ठिकाना था, ठीक है ना, 9 + 1 था, एक रियासत ये हो गई, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया यहाँ पर 10 रियासत प्लस एक ठिकाना, R रियासत से मान सकते हो और T से आप ठिकाना, 10 रियासत और एक ठिकाना का एकीकरण हमारा हो चुका है तीसरे चरण में, ठीक है। उदयपुरी थी 9 में आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसके जो महत्वपूर्ण पद थे वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम देख लें राजधानी क्या रखी गई इसकी। तो राजधानी भाई, जब उदयपुर मेवाड़ के अंतर्गत आपको शामिल किया गया तो मेवाड़ को राजधानी होनी है, तो उदयपुर को ही राजधानी बनाया गया, ठीक है। ये उदयपुर राजधानी बनी हमारी। इसके बाद में महत्वपूर्ण पद है राजधानी के बाद में राज प्रमुख का। ये पद किसके पास गया, तो ये आप सोच सकते हो किसके पास जाएगा। तो ये जाएगा, उदयपुर के थे महाराणा भोपाल सिंह जी, भोपाल सिंह जी, इनको गया ये पद। उपराज प्रमुख बनाया गया था यहाँ पे, उपराज प्रमुख, तो ये बनाया गया भीम सिंह जी को। इस चरण में वैसे तो वरिष्ठ और कनिष्ठ नाम से भी उपराज प्रमुख बनाए गए थे, लेकिन यही आपको महत्वपूर्ण है पद, कोटा वाले भीम सिंह जी, है ना, भीम सिंह जी को बनाया गया था इस चरण में ये उपराज प्रमुख। और कौन सा पद रह गया, राजधानी हो गई, राज प्रमुख हो गए, प्रधानमंत्री, ये तो रह गया ना महत्वपूर्ण पद। PM किसको बनाया गया, तो PM इसमें बनाया गया था माणिक्य लाल वर्मा जी की, माणिक्य लाल वर्मा जी। इनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल बना, जो कि मुख्यमंत्री के तुल्य ये पद था, और लास्ट में यही मुख्यमंत्री का पद बनने वाला है। और इस चरण में उद्घाटनकर्ता कौन थे, उद्घाटनकर्ता इसमें थे चाचा नेहरू जी, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी। ये इन्होंने उद्घाटन किया था दूसरे चरण में, तीसरे चरण के अंतर्गत, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, माणिक्य लाल वर्मा। तो ये आपका तीसरा चरण है, ये कंप्लीट होता है यहाँ पर हमारा। इसके बाहर देख लेते कोई पॉइंट तो नहीं रह गया, नहीं कोई पॉइंट इसके अंदर नहीं है। तो लगभग आपका ये तीसरे चरण में इससे बाहर कोई नहीं आना चाहिए क्वेश्चन। तो ये हमारा तीसरा चरण। अब हम चौथा चरण, सबसे बड़ा चरण, और इसमें हमारा लगभग राजस्थान का एकीकरण हो जाएगा, इसीलिए इस चरण को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाएंगे। चौथा चरण जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तीसरा चरण कंप्लीट हो गया हमारा। अब चौथा चरण हम देखेंगे, चतुर्थ चरण सबसे बड़ा चरण है ये, और इसमें लगभग राजस्थान का आपका एकीकरण कंप्लीट हो जाएगा। चतुर्थ चरण, स्याही कम हो चुकी इसमें। तो चतुर्थ चरण का क्या नाम रखा गया था हमने, वृद्ध राजस्थान, वृद्ध राजस्थान,
और इसकी उद्घाटन की तारीख है 30 मार्च 1949। ये तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तारीख को लगभग हमारे राजस्थान का एकीकरण है वो कंप्लीट हो चुका था। लगभग रियासतें, आप सोच सकते हो 18 रियासतें विलय हो चुकी थी। तो इस दिन को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि लगभग हमारा राजस्थान वो था, एकीकृत हो चुका था। तो इस वजह से ये 30 मार्च महत्वपूर्ण राजस्थान दिवस इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। अब इसमें क्या मिलाया हमने, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो वृहद राजस्थान में हमने जो तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान था तीसरा चरण राजस्थान। उसके अंतर्गत क्या था, 10 रियासतें प्लस एक ठिकाना, एक टी, ये विलय हो चुका था। तो संयुक्त राजस्थान में हमने बड़ी बड़ी रियासतें, 4 बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, है ना, प्लस BKN शॉर्ट में बीकानेर, प्लस जैसलमेर और प्लस 1 2 3 4 तो रियासतें प्लस एक ठिकाना था लावा, ये था ठिकाना। ठीक है, तो इस तरह चौथे चरण तक क्या हाल था हमारा, देखिए चौथे चरण तक 10 रियासतें पहले कंप्लीट थी, 4 रियासतें इस बार जोड़ी, 10 और 4 14 रियासतें प्लस एक ठिकाना ये था, एक ठिकाना ये हो गया, तो 2 ठिकाने, 14 रियासतें और 2 ठिकानों का एकीकरण कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चौथे चरण में। तो A2T, इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर R का मतलब रियासत है, क्योंकि आप सोचो क्या इक्वेशन बना रखी मैंने, ये किया इक्वेशन कहाँ से मांगी, क्योंकि जगह बच जाती, बोर्ड छोटा है तो मैंने, बोर्ड तो छोटा है तो इस वजह से ये शॉर्ट में लिख रखा है इनका नाम। तो ये हमारा चौथे चरण में एकीकरण हो चुका। अब इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पद क्या थे और महत्वपूर्ण बातें क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ठीक है यहाँ पर आ जाएगा, जगह है इतनी सी। राजधानी को लेकर विवाद हो गया, फिर क्या था, राजधानी को लेकर विवाद हो गया तो एक समिति बनाई गई थी, सत्यनारायण राव समिति। ठीक है, और राज प्रमुख के पद को लेकर विवाद हो गया क्योंकि जयपुर वाले भी आ गए, जोधपुर वाले भी आ गए, हैं उधर बीकानेर वाले आ गए और उदयपुर वाले पहले ही शामिल हो गए थे इस सेशन में। तो इसके लिए एक समाधान निकाला गया, महाराज प्रमुख का पद सृजित किया गया नया। तो एक महाराज प्रमुख बनाया गया, इसमें खुश करने के लिए सिर्फ टाइटल था ये महाराज प्रमुख, और कुछ भी इसकी वैल्यू नहीं थी। ये भोपाल सिंह को बना दिया गया कि आप खुश रहो भाई, बड़ा पद, नाम से बड़ा है भोपाल सिंह जी। ठीक है, दूसरा राज प्रमुख वही मान सिंह जी को बनाया गया, जयपुर वाले को, मान सिंह द्वितीय, ये जयपुर से थे, ये UDP शॉर्ट में उदयपुर से थे। ठीक है, और राजधानी मैंने आपको बताई नहीं, राजधानी बनाई गई थी जयपुर, बनाई गई थी जयपुर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। P एक समिति बनाई गई, तो मैंने कहा था ना समिति बनाई गई थी क्योंकि वो भोपाल सिंह जी चाहते थे उदयपुर बने। P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर यह राजधानी बनाई गई। हो गया। राज प्रमुख, उपराज प्रमुख भी बता देता हूँ आपको, उपराज प्रमुख को छूट गया हमारा। इसमें 2 तरह के उपराज प्रमुख बनाए गए थे इस चरण में, वरिष्ठ और कनिष्ठ, लेकिन वरिष्ठ वाले महत्वपूर्ण में वह मैं आपको लिखवा देता हूँ, उपराज प्रमुख। तो वरिष्ठ में आता है नाम, जो दूसरे चरण से चल रहे थे राज प्रमुख बने थे, भीम सिंह जी को उपराज प्रमुख, भीम सिंह कोटा के, भीम सिंह जी पर हनुमंत सिंह को ये उपराज प्रमुख, जो जोधपुर के राजा थे हनुमंत। ये तो पाकिस्तान में जाना चाहते थे सारे हरामी,
सॉरी गलत शब्द का, लेकिन जो पाकिस्तान में मिलना चाहता है ना, मेरे को गुस्सा आ जाता है। तो ये पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, ये जोधपुर के थे, ये कोटा के थे, ठीक है। और महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री का, जो बाद में मुख्यमंत्री का मान सकते हो आप, सीएम का पद। तो इस टाइम बनाया गया भाई साहब, तीसरे चरण में तो वो थे माणिक्यलाल जी, यहाँ पर हीरा लाल शास्त्री जी को, हीरा लाल शास्त्री, तो ये हमारे पहले मुख्यमंत्री बने मनोनीत रूप से, ठीक है। अब इसका पद नाम है पीएम से सीएम हो जाएगा, और राज प्रमुख है वो राज्यपाल लास्ट में हमारा 7वें संशोधन से बन जाएगा। तो चौथा चरण में लगभग हमारा ये कंप्लीट है। 14 रियासतों का हम एकीकरण कर चुके हैं और 2 ठिकानों का एकीकरण कर चुके हैं, और पद और कोई तो रह नहीं गया, जैसे राज प्रमुख हो गया, 1 2 3 4 5 पद, हाँ यही पद है, ये हमारा एकीकरण हो चुका है। चौथा चरण, अब हम 5वां चरण, इसको 5वां चरण देखेंगे। अब हम, यही चरण था बड़ा, क्योंकि इसने तो संपूर्ण राजस्थान का विलय कर दिया लगभग, इसलिए तो हमने 30 मार्च को चुना है राजस्थान दिवस के रूप में। और जितना मुझे याद आ रहा है, इस दिन शायद अक्खा तीज का दिन था, 30 मार्च को। अब ये आप कंफर्म करना था कि नहीं, और कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे को ये क्लिक कर रहा है बार बार कि अक्खा तीज का दिन था इस दिन, क्योंकि अक्खा तीज के दिन ही बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी 1488 में, ठीक है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारे राजस्थान के एकीकरण के जो दिवस है 30 मार्च को, उस दिन भी अक्खा तीज थी, वैशाख शुक्ल तृतीया। अब आता है पंचम चरण, ये तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। पंचम चरण, इसका क्या नाम रखा गया था? इसका नाम रखा गया था संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। और इसकी तारीख रखी गई 15 मई 1949। इसमें हमने क्या किया? चौथे चरण में हमारा था वृहद राजस्थान, चौथे चरण में ये बनाया था ना वृहद राजस्थान, तो चौथे चरण के वृहद राजस्थान में हमने जोड़ दिया मत्स्य संघ। तो इसके अंतर्गत क्या था, थोड़ा अच्छा लगेगा, ये आपको अच्छा लगेगा। वृहद राजस्थान के अंतर्गत हमने 14 रियासत प्लस 2 ठिकानों का एकीकरण हम कंप्लीट कर चुके थे, प्लस जो पहले चरण में मत्स्य संघ बनाया था हमने, मत्स्य संघ, उसके अंतर्गत हमारे थे 4 रियासत प्लस 1 ठिकाना था, ठीक है। तो इस तरह इस चरण में, पंचम चरण में हम 14 और 4 18 रियासत, 2 और 1 3 ठिकानों का विलय हम कंप्लीट कर चुके हैं, एकीकरण कर चुके हैं, 18 रियासतें। अब सिर्फ 1 रियासत रही है, तीनों ठिकाने का एकीकरण हमने कर लिया, 1 रियासत रही है, वो सिरोही तो छठे चरण में भी होगा, 7वें चरण में भी होगा, वो ऐसी रियासत 2 बार उसका विलय होने वाला हमारे राजस्थान में। तो ठीक है, ये है हमारा पंचम चरण। इसके महत्वपूर्ण पद भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्घाटन, जो क्या नाम था, चौथे चरण में मैंने आपको बताना भूल गया था, चौथे चरण का उद्घाटन किया था पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वो आपको यहाँ पे मैं नोट करके लिखवा देता हूँ, क्योंकि वो छूट गया था। चतुर्थ चरण के उद्घाटन करता सरदार पटेल जी, ठीक है। ये वो छूट गया था, तो यहाँ पर आप ये स्टार लगा के लिख सकते हो इसको। अब इसके महत्वपूर्ण पद, इसके अंतर्गत राजधानी वही रहेगी, अब राजधानी जयपुर ही रहेगी, क्योंकि सत्यनारायण राव समिति ने सुधार वो कर दिया समाधान, जयपुर, ठीक है। राज प्रमुख भी वही रहेंगे, राज प्रमुख कौन बनाए गए? मान सिंह जी रहेंगे। अब
ठीक है, मान सिंह जी। और प्रधानमंत्री वही हीरालाल शास्त्री जी। चौथा, पांचवा, छठा, 3 चरणों तक यही प्रधानमंत्री रहने वाले। ठीक है, ये सीएम के तुल्य पद है, और सीएम ये पहले हमारे सीएम थे, मनोनीत रूप से बने थे। तो यही 3 महत्वपूर्ण पद है इसके अंतर्गत। ठीक है, यही पूछा जा सकता है आपसे। तो अब और छठे चरण में चलते हैं हम। इसमें कोई और चीज़ है नहीं, इसका उद्घाटन भी देख लेते हैं। नोट, एक बार और लिखा देता हूँ, पहले लिखवा देता हूँ। 4th व 5th चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल ने किया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चौथे और 5वें खाए। अब छठा चरण पढ़ेंगे हम। छठा चरण, लेकिन उससे पहले मेरे को वीडियो को देख लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इस मोबाइल का कोई भरोसा लगता नहीं है, कब का ये बंद पड़ा हो और मैं बड़बड़ा रहा हूँ। तो पहले इसको मिटा देता हूँ, फिर 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड तो क्या 5 सेकंड तो लग जाएंगे। मोबाइल को देख के जस्ट मैं आता हूँ अब भी। ठीक है, ठीक है, चल रहा है, अभी तो चल रहा है, तो चलने दो इसको। अब हमारा छठा चरण आता है, षष्ठम चरण है। ये हमारा छठा चरण है, जिसका नाम था राजस्थान संघ। इसको आप वर्तमान राजस्थान बोल सकते हो। वर्तमान राजस्थान है नाम, इस चरण में आ गया था, वर्तमान राजस्थान। और ये तारीख थी हमारी 26 जनवरी, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ गया था 1950। ठीक है, इस दिन राजस्थान 20 श्रेणी का, जो ABCD 4 श्रेणी बनाए थे, 20 श्रेणी का राज्य बन गया। 20 श्रेणी का राज्य बन गया राजस्थान। तो वर्तमान राजस्थान हमारा इस तारीख को बन गया था 26 जनवरी को, छठे चरण में। तो इसमें क्या हुआ हमारा, जो 5वें चरण में क्या था, हमारा 5वां चरण था संयुक्त वृहद राजस्थान था ना, संयुक्त वृहद राजस्थान था 5वां चरण। उसके अंतर्गत हमने क्या किया, सिरोही को जोड़ दिया, लेकिन माइनस था इसमें आबू दिलवाड़ा। आबू दिलवाड़ा शामिल नहीं था। आबू दिलवाड़ा वाला क्षेत्र वो हमारे राजस्थान में शामिल नहीं था। तो इस चरण में ये हुआ, संयुक्त राजस्थान में सिरोही जोड़ा आबू दिलवाड़ा को छोड़कर, इसमें इतना सा एकीकरण किया। तो इसके अंतर्गत 18 रियासत प्लस 3 ठिकाने हो चुके थे। अब आपको एक रियासत ये मिल गई। इस तरह एक रियासत, 19 रियासत प्लस 3 ठिकानों का एकीकरण कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब रह रहा है अजमेर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और ये, तो इसको मिला देंगे 7वें चरण में। इसके पद भी वही महत्वपूर्ण, क्या बताऊँ मैं आपको, राजधानी वही जयपुर, राजधानी वही जयपुर। ठीक है, राज प्रमुख वही, राज प्रमुख मान सिंह जी, मान सिंह द्वितीय। ठीक है, PM है, इसको आप CM भी बोल सकते हो, हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है, और अब कोई खास उद्घाटन होना नहीं, क्योंकि चौथे चरण में हमारा राजस्थान का एकीकरण लगभग कंप्लीट था। अब तो छोटी मोटी रियासतें कुछ बची थी। तो ये हमारा अब 19 रियासतों का हम एकीकरण कर चुके हैं। अब हमको आबू दिलवाड़ा और लेना है, और इसके साथ अजमेर मेरवाड़ा जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, उसका हमको एकीकरण करना है। तो
अब हमारा 7वां और अंतिम चरण, सातवां चरण, सप्तम चरण। इसका नाम था राजस्थान, बोल सकते हो आप इसको, वर्तमान राजस्थान। जो वर्तमान राजस्थान हमारे अस्तित्व में है वो वर्तमान राजस्थान, या इसको पुनर्गठित राजस्थान भी बोल सकते हो। पुनर्गठित, क्योंकि जो राज्य पुनर्गठन आया था फजल अली आयोग, उसकी सिफारिश पर ये सप्तम चरण कंप्लीट हुआ था। पुनर्गठित राजस्थान, यही नाम इसका सही है। और इसकी तारीखें महत्वपूर्ण है, 7वें संशोधन से हुआ था ये। 1 नवंबर 1956 को ये 7वां चरण है। इसमें हमने क्या मिलाया 7वें चरण के अंतर्गत, जो क्या नाम था उसका, राजस्थान संघ था, 6ठा चरण है। राजस्थान संघ 6ठा चरण था, जिसको 6th चरण था, उसमें हमने जोड़ दिया। शिरोहित 6ठे चरण में आ गया था। इसमें अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, इसके साथ आबू दिलवाड़ा, आबू दिलवाड़ा ये रह गया था 6ठे चरण में, ये भी जोड़ लिया हमने। इसके साथ सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा, भाई साहब ये क्षेत्र था ना, ये झालावाड़ के अंतर्गत था। सुनेल टप्पा है वो राजस्थान में मिला लिया गया, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत था उस टाइम, ठीक है ना। और सॉरी हाँ, सुनेल टप्पा है माइनस सिरोंज, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिरोंज क्षेत्र। तो अब मैं दोबारा बताता हूँ आपको। 6ठे चरण हमारा, उसका नाम राजस्थान संघ था, जिसके अंतर्गत हमारी पूरी 19 रियासतें और 3 ठिकाने कंप्लीट थे। अब बच रहा था हमारा अजमेर मेरवाड़ा, तो ये जुड़ गया एक। तो इसके साथ आबू दिलवाड़ा और रह रहा था, वह जुड़ गया। सुनेल टप्पा ये मध्य प्रदेश के पास था, तो ये हमको मिला। और सिरोंज क्षेत्र वो हमारे पास था, मतलब ये राजस्थान के पास था, वो एमपी को मिल गया, ठीक है ना। और ये राजस्थान को मिल गया। इस तरह ये मध्य प्रदेश को दे दिया हमने, ये हमको मिल गया। तो इस तरह हमारा 7वें चरण में पूरा एकीकरण है वो कंप्लीट होता है। अब इसके पद, 2 ही पद इसके महत्वपूर्ण हैं। इसके क्या पद बताओ आपको। देख, राज प्रमुख है, राज प्रमुख 7th कॉन्स्टिट्यूशन CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से राज प्रमुख, राज प्रमुख का पदनाम राज्यपाल, राज्यपाल कर दिया गया, ठीक है। तो हमारे प्रथम राज्यपाल बनाए गए इस 7वें चरण में, राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी, सरदार गुरुमुख निहाल, ये हमारे प्रथम राज्यपाल। और इस चरण में अब 30 मार्च से मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी चल रहे थे। 7वें चरण में हमारे CM बने यहाँ पे मोहन लाल सुखाड़िया जी। मोहन लाल आधुनिक राजस्थान के निर्माता है ये सुखाड़िया जी, ठीक है ना। सबसे लंबे और युवा थे शायद, 1956 से लेकर 71 तक ये हमारे राजस्थान के CM रहे हैं। तो ये हमारा पूरे राजस्थान का एकीकरण है, कंप्लीट होता है। और इसमें हमारा समय कितना लगा, 7 चरण मैंने आपको बता दिए राजस्थान के, किसके एकीकरण के पूरे मैंने डिटेल से आपको बताया है। फिर भी कोई छूट जाता है
तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। ठीक है। और इसमें राजस्थान के एकीकरण में समय लगा है, ये पेन अब काम नहीं कर रहा है, दूसरा पेन मैं ले लेता हूँ। ठीक है। तो हमारे राजस्थान का अब 7वें चरण में मैंने आपको बता दिया 17 मार्च से लेकर 1 नवंबर 1956 तक जो एकीकरण हुआ था, जिसको 18 मार्च भी कहीं मिलता है आपको, 17 या 18 मार्च, और 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। तो वो उसमें पूरा कितना समय लगा राजस्थान के एकीकरण में? राजस्थान के एकीकरण में लगा समय 17 या 18 मार्च से 1948 से 1 नवंबर 1956 तक 8 वर्ष 7 माह है, ये पूछा जाता है, फैक्चुअल है, और 14 दिन। याद कर लोगे आप, 8, 7 और 7 का दुगना 14। ठीक है। तो ये समय लगा। तो हमने शुरुआत में आपको 4 पॉइंट बताए थे। पूर्व की स्थिति 19 रियासतें और 3 ठिकाने। दूसरा पॉइंट था हमारे एकीकरण के चरण और समय, ये दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट था उसके बाद की स्थिति। तो बाद की स्थिति मैं बता दूं आपको, एकीकरण के बाद की स्थिति। तो एकीकरण के बाद 1 नवंबर 1956 तक, 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला अजमेर बना था, अजमेर। तो 26 ज़िले थे हमारे 7वें चरण तक अजमेर। ठीक है। चलो मैंने आपको ज़िला बता ही दिया है, ये बाद की स्थिति है। तो इसके बाद की पूरी स्थिति में 33 ज़िलों तक की स्थिति आपको बता ही देता हूँ। एकीकरण के बाद की स्थिति, एकीकरण के बाद की स्थिति। देख, सबसे पहले 1 नवंबर 1956 तक, 1 नवंबर 1956 को ही बनाया गया था, को 26वां जिला अजमेर बना। ठीक है। ये एकीकरण तक की हमारी स्थिति थी। पंखा के बिना, अरे राम, और मेरे पेन भी अपनी स्याही ख़त्म करने वाले, लेकिन अभी काम तो इसको चलाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। 27वां जिला कौन सा बना? 27वां जिला, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये पूछे जाते। और जो अभी 19 जिले बनाए हैं, जो आप जिसको आप 17 मान सकते हो, इन पे तभी तलवार लटकी हुई है, तो इनके बारे में तो हम चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन 33 तक की मैं आपको चर्चा कर सकता हूँ आपके सामने। ठीक है। 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, ये 33 जिलों तक की स्थिति हम देखेंगे। तो 27वां जिला बना था धौलपुर। 27वां जिला हमारा धौलपुर बना। ये बना था शायद, मैं आपको जितना मुझे याद आ रहा है, 15 अप्रैल 1982 को बना था। ठीक है। 28, 29, 30, ये तीनों जिले एक ही तारीख को बने, जिसकी ट्रिक है BDR। ये ट्रिक है। ठीक है। तो इस ट्रिक को हम एक्सपेंड करते, विस्तार देते इसको। B का मतलब यहाँ पे हो गया 12। ठीक है। D का मतलब हो गया 2 सा। ये लगातार है 28, 29, 28, 29 और 30। और R का मतलब हो गया राजसमंद। तीनों जिले एक बार में बने 10 अप्रैल 1991 को। ठीक है। ये 15 अप्रैल को, ये 10 अप्रैल को बन गया। अब आती है
31वें ज़िले की बात। तो ये बना था हमारा हनुमानगढ़। हनुमान गंगानगर से अलग हुआ था ये। तो ये बना 12 जुलाई 1994 को। पूछे जाते ये फैक्ट, डायरेक्ट पूछ लिए जाते। 32वां ज़िला हमारा बना था करौली, और ये बना 19 जुलाई। बहुत सी एग्जामों में करौली का तो बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है करौली वाला तो। और ये वाला 19 जुलाई 1997 को। और लास्ट 33वां ज़िला था, उसके बाद में 17 ज़िलों पे अभी समीक्षा बैठी हुई है। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ मैंने पूरी स्थिति बता दी आपको। उसके बाद की 26 जनवरी 2008 को ये प्रतापगढ़ बना। इसके बाद में मार्च 2023 में आपके जो 17 ज़िले घोषित हुए थे वो 50 ज़िले और 10 संभाग हो गए थे, लेकिन उसकी हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि उनका ना तो अभी कोई भूत भविष्य उनका कोई अभी तय नहीं हुआ है। उन पर अभी भविष्य उनका लिखा जा रहा है अभी हमारी भजन सरकार द्वारा, तो उनका भविष्य अभी लिखा जा रहा है, तो हम देखेंगे। अब महत्वपूर्ण फैक्ट है, एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या है जिनसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, वो हम देखेंगे। यार लाल पेन से पूरा लाल हो गया ये बिल्कुल। देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हिंदी में लिखते हैं अपन, इंग्लिश में इतना नहीं आता भाई, और हिंदी को ही अपन प्यार करते हैं तो इंग्लिश में क्यों लिखे, हमसे आती भी नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु एकीकरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु है जिनसे डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताऊं, विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे वो बीकानेर के शार्दुल सिंह ने। समझ जाओगे आप, शार्दुल सिंह ये शासक थे बीकानेर के शार्दुल सिंह। इसने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे सर्वप्रथम, इसको आप मान सकते हो 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे सबसे पहले। ठीक है, बीकानेर के शार्दुल सिंह। जब पहले कर दिए तो सबसे लास्ट में किसने की है वो भी पता होना चाहिए। विलय पत्र पर अंत में साइन है ना, सबसे लास्ट में साइन किसने किए, कौन है, दिमाग से निकल गया। आई थिंक मेरे हिसाब से जो अलवर के थे, अलवर, हाँ यही थे, अलवर के तेज सिंह थे, इन्होंने किए। और इन्होंने कब किए, 14 अगस्त को 1947 को। ठीक है, और इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसलिए मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। अलवर रियासत ने ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था।
नहीं मनाया। भाई इस रियासत ने स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाया। 14 अगस्त को तो साइन किया सबसे लास्ट में तेज सिंह ने जाके। ठीक है, और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। और क्या रह गया? सबसे महत्वपूर्ण बात देख, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और टोंक और जोधपुर जो ये रियासतें हैं, 1 2 3 4 5 और रियासतें राजस्थान में मिलना नहीं चाहती थी। ये राजस्थान में मिलना नहीं, भाई ये राजस्थान में मिलना नहीं चाहती थी। इसमें से चौथा पॉइंट, टोंक व जोधपुर के हनुमंत सिंह थे, वो तो जिन्नात से मिल रहे थे, पता नहीं 2-3 बार मिल गए थे। हनुमंत सिंह को ज़बरदस्ती साइन करवाए थे पीपी मेनन साहब, वो बंदूक लेके गए थे लेकिन ज़बरदस्ती साइन करने पड़े फिर बाद में। जोधपुर पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ठीक है, और 5वां ये अलवर भरतपुर है, ये यूपी में मिलना चाहते थे। अलवर भरतपुर यूपी में मिलना चाहते थे। इनका ये विरोध था। ठीक है, ये तो हरामी पाकिस्तान में जाना चाहते थे और ये यूपी में मिलना चाहते थे। और एक और फैक्ट है, वो भी मेरे को आपको बताना चाहिए, वो भी पूछा जा सकता है और मैं याद कर लेता हूँ। बोर्ड को मिटाते मिटाते कुछ याद आ जाए फैक्ट जो कि पूछा जा सकता है आपसे। और आजकल क्या 2-3 पॉइंट वो भी अगर ज़्यादा ही गहराई से पूछ लिया तो वो पूछे जाते। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, संभावना बनती, तो मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए उसका बना दूँगा, क्योंकि उसमें इसका रियासत का क्षेत्रफल, उसकी कुल आय, है ना, ये भी पूछी जाती है, पूछ सकते हो, लेकिन संभावना कमी है। ज़्यादातर तो संभावना जब मैंने आपको बताया उनकी है। सबसे अंतिम बिंदु, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर साइन करते हुए कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये इसने कहा भाई इनके सारे अधिकार छीन रहे थे, तो एक तरह से डेथ वारंट ही हो गया। तो ये हमारे राजस्थान का एकीकरण है। मैंने आपको पूरे 7 चरण बताए हैं। ये आपको हिस्ट्री में मिलता है ये टॉपिक, और आपको ये पॉलिटी में मिलता है, लेकिन मैंने आपको पॉलिटी के हिसाब से पढ़ाया है। आगे मैं जब भी कोई वीडियो लेके आऊँगा तो पॉलिटी का ही कोई वीडियो लेके आऊँगा। तो ये पूरा कंप्लीट होता है एकीकरण। अब आप ज़रूर कमेंट करके बताना भाई, मैंने पहली बार ये कोशिश की है बोर्ड के सामने खड़े होने की, कैमरे के सामने आने की, कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसमें कुछ कमी है तो आप सुझाव ज़रूर दीजिएगा भाई, आपने ये गलती की है, आपका बोलने का जो एक्सप्रेशन है
उसके बारे में आप मेरे को सजेशन ज़रूर देना, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इस तरह मैं इसको और सुधार सकता हूँ, वो आप ज़रूर मेरे को अपने सजेशन के लिए, मेरा कमेंट बॉक्स में सबके लिए खुला रहेगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।